हेलो मेरे 12th के विद्यार्थियों, तो वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल AR न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आपके लिए जो है ना, ये कविता का जो श्रेय है, जो ये चैप्टर है, बहुत मस्त है और आप लोग प्यार से अच्छे से देखेंगे। पहले हम लोग कवि परिचय को देख लेते हैं, फिर कविता के विषय में पढ़ेंगे। तो देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि चैप्टर जो है वो है करबक। क्या है? करबक है। इनका लेखक जो है ना, वो मलिक मोहम्मद जैसी साहब है। उनको प्यार से जैसी जो है, यानी उपनाम कह दीजिए या प्यार से जैसी कहते हैं। भाई प्रिय कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं और इनकी कविताओं में वो रस, वो प्रेम, वो अच्छाई दिखती है। तो देखेंगे इनको। अगर बात करें तो ये चैप्टर जो है आपका करबक है। करबक जो है, इनका लेखक यानी कवि परिचय में देखेंगे, कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी है। और जैसी जो है वो किस धारा के कवि है? तो देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्हें प्रेम पीर के कवि भी ये कहते हैं। कहा मेरे विद्यार्थियों, किस तरह की प्रॉब्लम है, एकदम प्यार से पढ़िए। जन्म की बात करें तो जन्म इनका अनुमान लगाया जाता है। देखिए, तकरीबन ये चीज़ों को क्लियर नहीं किया गया कि इतना में ही जन्म हुआ था उनका, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि इनका जो जन्म है वो 1492 के आसपास है। कब है? 1492 के विद्यार्थियों, 1492 के आसपास है। चलिए, मृत्यु की बात कर लीजिएगा ना, तो मृत्यु जो है 1548 ईस्वी के करीब हुआ था। क्लियर ना? 1548 ईस्वी के करीब हुआ था। ये रहने वाले, अगर पूछा जाए कि मलिक मोहम्मद जैसी कहाँ के रहने वाले थे, तो वो जो है ना उत्तर प्रदेश के। कहाँ? उत्तर प्रदेश। योगी बाबा, समझ गए ना? योगी बाबा, यस, उत्तर प्रदेश नहीं। और वह जो स्थान था क्या था? जायस नामक स्थान था। पिता का नाम क्या हो? और पिता का नाम मलिक शेख ममरेज, या उन्हीं को मलिक राजेश अशरफ भी कहते हैं। चलिए, अंग से मतलब कि वो जो थे वो अंग से कैसे थे? उनको जो है ना, देखिएगा कि चेचक के कारण, बच्चों, चेचक के कारण उनके जो रूप जो था वो रूपहीन हो गया था। नहीं, रूपहीन का मतलब सुंदरता घट गई थी। उन्होंने जो है आँख और कान से वंचित थे। मतलब एक आँख से वंचित थे और एक कान से वंचित थे। इसीलिए अंग से क्या थे? क्रूप और काने थे। काने समझ गए ना? हम लोग काने किसको कहते हैं? गांव समाज में देखिए, एक अन्य कले रहेगा, उसी को कहते हैं कि काना है भाई। क्या है भाई? काना है। एक कान से तब बहरा है। लेकिन हम इनके लिए इन सब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत जो है ना हम लोगों के लिए मतलब एक हम लोग पढ़ाई करते हैं और उनके लिए इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और ना, तो ऐसे कह रहे कि काना नहीं बोलते, एक आंख से जो ऐसे काना होते हैं, एक आंख से देखते हैं, एक आंख से नहीं, तो वो होते हैं काना। ठीक ना मेरे बच्चों? आते रूपहीन हुए थे। तो देखिए, मैंने कहा है कि चेचक के कारण चेहरा रूपहीन हो गया था। रूपहीन मतलब सुंदरता उनकी नहीं थी। चलिए, वे काने थे क्या से? बाएं आंख और कान से काने थे, यानी बाएं आंख और बाएं कान से क्या थे? काने थे। चलिए, उनकी कुल रचना मिलती है। कितनी मिलती है बच्चों मेरे? है ना, 21 मिलती है। मेरे बच्चों, मेरे बाबुओं, मेरी बच्चियों, आप देखेंगे कि उनकी कुल रचनाएं कितनी मिलती हैं? तो 21 रचना मिलती है। अब ये लिया गया, देखिए ये पाठ जो है करबक, वो कहाँ से लिया गया? तो ये पद्मावत से लिया गया और पद्मावत के प्रथम तथा अंतिम छंद से लिया गया है। प्रथम तथा अंतिम छंद से लिया गया है, ना कि बीच वाला से लिया गया है। ठीक है, पद्मावत के प्रथम तथा अंतिम छंद से लिया गया है। नहीं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब जो है इसको नोट कीजिए। तब चलेंगे हम लोग कविता पे चलेंगे, है ना? तो ध्यान देंगे मेरे बच्चों, एकदम प्रेम से, प्यार से, है ना, ऐसे गा गा के हम आपको दिखाएंगे कि लगेगा कि आप गाना ही सुन रहे हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, के प्यारे विद्यार्थियों, तो आज जो है हम लोग चलते हैं कविता की ओर और देखिए कितना मजा आने वाला है। देखिएगा,
एक नयन कभी मोहम्मद गुनी, सोई भी मुहागे कब सोने। क्या मजा आ रहा है। देखिए कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति पद्मावत से लिया गया है, आज जिसमें कवि कहते हैं कि एक नयन, यानी कि नयन मतलब आंख, एक आंख के होते हुए भी जैसी गुणवान है, नहीं क्या है, गुणवान है, उनकी काव्य को जो भी सुनता है वो मोहित हो जाता है। आप लोग मोहित हुए कि नहीं कमेंट करके बताइएगा कि एक नयन कभी मोहम्मद गुनी, सोई भी मुहाजे कब सोनी। तो ध्यान दीजिए आगे, तो ध्यान देंगे फ्रेंड्स। अगला कहता है चांद जैस जग विधिया तारा, दिन ही कलंक किन्हीं उजियारा, जग सूझाए कई नैना, उवासु कस नख तन माहा। देखिए कहता है कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चांद की तरह उन्हें जो है इस धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चांद में कमी है वैसे ही कवि में भी, फिर भी कवि चांद की तरह न है, कवि है अपने काव्य की प्रकाश को पूरे संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, नहीं उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आंख से दुनिया को समझ लिया है, भली भांति जान लिया है। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, ये समझ में आ रहा है या मज़ा आ रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा सर बहुत अच्छा लग रहा है ना। अभी आप लोगों ने देखा कि कवि जो है बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने बताया कि मेरी कविता है ना जो भी सुनता है वो मोहित होता है। तो आप लोग हुए कि नहीं वो तो आप लोग बताएंगे। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग अगले पंक्ति को देखेंगे और प्यार से सुनेंगे। देखिए कहता है कि जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाए न सोई, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयहु असूझ अपारा। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में जो है हमारे जो है ना मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से, देखिए फिर से प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब यानी कि मंजरी मतलब आप समझते हैं ना, हमरे अपने गांव में उसको मोंजर कहते हैं। आम निकलने से पहले जो है उसमें क्या आता है, मोंजर आता है, उसी को हम लोग कहते हैं मंजरी, नहीं होता है तब तक उसमें सुगंध नहीं आता है। जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा है और इसीलिए जो है ना वह अशुद्ध और अपार है। क्या है, अशुद्ध और अपार है। फ्रेंड्स आप लोग जब भी ऐसे अगर आपको कहेगा कि निम्नलिखित मतलब प्रस्तुत पंक्ति को जो है व्याख्या करने के लिए कहेगा तो आप कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे है ना मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई है ना महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। और उसमें जो है उस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि है ना जब तक आम में नुकीली डाब या मंजरी नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। जिस प्रकार समुद्र का पानी खारा है इसीलिए वह अशुद्ध है और अपार है, यानी कि दिखे न देता है कि कहाँ तक ये पानी है। क्लियर है, अपार है, बहुत ज्यादा है, आप उसको अनुमान नहीं लगा सकते कितनी बड़ा है, जाते रहिएगा, नहीं है कि नहीं। चलिए अगले फ्रेंड्स अगले की बात करते हैं। कहता है जाऊं सुमेरा हूँ त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी आग आकाशा, जो लही हरी कलंक न परा, कांच हुई नहीं कंचन कारा। फ्रेंड्स
देखिए कहता है कि प्रस्तुत पंक्तियां मल्लिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है ना महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया तब तक वो सोना नहीं हुआ। जिस प्रकार जो है हम लोग देखते हैं कि सोने को नहीं गलाने वाला घेरिया यानी कि सोने को गलाने वाला पात्र में नहीं गलाया जाता है, तब तक कच्चे धातु सोना नहीं बनते हैं। क्या यानी कहने का मतलब है कि ये जो प्रस्तुत पंक्ति है इसके माध्यम से कवि कहते हैं है ना कि जब तक जो है नहीं आपको जो है कष्ट नहीं सहिएगा, नहीं परेशानी नहीं सहिएगा, मेहनत नहीं सहिएगा, आपको चोटें नहीं लगेगी, नहीं तब तक आप जो है ना आप में धार नहीं आएंगे, नहीं तब तक आपका भविष्य जो है आगे नहीं आएगा, बढ़ेगा नहीं, अंधकार में रहेगा। राइट है ना। आप देख रहे हैं कहते हैं कि जब तक जो है नहीं जब तक जो है सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नहीं नष्ट किया गया, नहीं फ्रेंड्स किससे नष्ट नहीं किया गया? त्रिशूल से। किसके त्रिशूल से? शिव भगवान शिव के त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया, तब तक वो सोना नहीं बना। फ्रेंड्स आप लोग को भी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा, तब तक आप जो है ना आप जो है धारदार तेज और तर्रार विद्यार्थी नहीं बन पाइएगा। इसलिए आपको मेहनत करना चाहिए। पसीना बह रहा है तो ये मत सोचिए कि पसीना गिर रहा है। फ्रेंड्स इसी बात पे आप लोग से मैं एक मतलब गुजारिश करूंगा कि आप लोग कमेंट और शेयर इसको ज़रूर करिएगा, ताकि मैं भी बड़े मेहनत से फ्रेंड्स इसको बनाता हूं और आपके लिए आप लोग जो है ना आगे बढ़ सके, है ना, आपका परीक्षा में हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स चलिए तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखेंगे कहता है कि एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव सब रूपवंत गई मुख जो ही कई चाऊ। मतलब प्रस्तुत पंक्तियां मल्लिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। कहता है जिसमें कवि कहते हैं कि एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं और इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मूरत की तरफ देखा करते हैं। फ्रेंड्स इसीलिए कहा गया है कि रूप बड़ा नहीं होता है, उसका गुण बड़ा होता है। जिस व्यक्ति में गुण बड़ा होता है उसे रूप से नहीं पहचाना जाता है। फ्रेंड्स ये मोहम्मद जैसी साहब अपने कविता के माध्यम से कहते हैं कि मेरा एक आँख है पर मुझ में जो विद्वान गुण है उसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े सुंदर व्यक्ति नहीं, मेरी चरणों को पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए हुए मेरी तरफ देखा करते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स रूप बड़ा या ज्ञान बड़ा? चलिए आगे कहता है क्या? कहता है कि मोहम्मद कवि यह जोरी सुनाबा सुना जो प्रेम पीर गा पवाबा जोरी लाई रकत के ले गाड़ी प्रीति नयन नयन जल भेरी। कहने का मतलब है कि प्रस्तुत पंक्तियां मल्लिक मोहम्मद जैसी रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है, ठीक है, जिसमें कवि अपने काव्य रचना के विषय में बताते हुए कहते हैं कि मैंने अपने काव्य रचकर सुनाया है और जिसने भी सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैं इस काव्य को रक्त की लेस लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं की जल से भिगोया है। नहीं, इस पंक्ति का मतलब नहीं कि कवि कहते हैं कि मैंने जो कविता सुनाया, नहीं, इस कविता को सुनकर नहीं लोगों को प्रेम के पीड़ा का अनुभव हुआ है। मैंने इस पंक्ति को, इस कविता को अपने खून यानी कि रक्त के लेई से जोड़ कर रचा है। क्या किया फ्रेंड्स? रक्त के लेई से, और उनमें अपने प्रेम के भाव के आंसुओं
प्रेम के भाव के आंसुओं को गाढ़ी प्रीत से जोड़ता है। कौन कहते हैं फ्रेंड्स? तो वो आपके मलिक मोहम्मद जैसे इस कविता के माध्यम से कहते हैं। अब हम लोग अगले पंक्ति को देखेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले मैं बाबर कहता हूँ, आप लोग कमेंट शेयर और लाइक कीजिए। चलिए।